समाज के ज़्यादा लोग इस बात को भी मानते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा खूंखार होते हैं क्योंकि वो मांस मटन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा गाय के मांस का भी है कि भाई हिंदू तो गाय की पूजा करता है और मुसलमान गाय को खाता है। ये मुद्दा भी कई लोग उठाते हैं। अब इसको हम दो धरातल पर देख सकते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला हिटलर, उसके खान पान का तरीका क्या था? आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि हिटलर जिसने 120 लाख लोगों को मरवाया, वो हिटलर पूरी तौर से शाकाहारी था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आधुनिक विज्ञान जो मेडिकल साइंसेस से जुड़ा है उसके अनुसार हमारे खाने पीने का और हमारे स्वभाव का कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। हमारा जो स्वभाव है वो सामाजिक परिस्थितियों से विकसित होता है। हमें बचपन से किस प्रकार का लालन पोषण, किस प्रकार के समाज के अनुभव मिलते हैं, उससे लोगों की हिंसक और अहिंसक प्रवृत्ति का निर्णयन होता है। जहाँ तक दुनिया का सवाल है, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के 80% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं और मांसाहार की कल्पना भी हर एक जगह पर एक सरीकी नहीं है। जैसे कुछ क्षेत्रों में मछली और समुद्र के जीवों को खाना मांसाहार नहीं माना जाता, बाकी कुछ लोग तो अंडे को भी मांसाहार में शामिल कर लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसकी जो समझ है, वो दुनिया में एक प्रकार की कहीं भी नहीं है। तो इसलिए खाने पीने की आदतों को हमारे स्वभाव से हिंसक अहिंसक प्रवृत्तियों को खाने पीने से जोड़ना पूरी तौर से गलत है। और एक बात इसमें देखिए, क्या कोई व्यक्ति हमेशा अहिंसक या हिंसक होता है? कई बार एक व्यक्ति बहुत सीधा साधा होता है, अहिंसक होता है, पर ऐसे हालात समाज में आते हैं जिसके कारण उसको हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। और ये बात हम में से कईयों के साथ सच लागू हो सकती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आता है गाय को माता मानने का और मुसलमानों को गाय का खाने का, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मुसलमानों ने गाय का मांस खाना ही चाहिए, इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और ये देखिए कि दुनिया में गाय के मांस का सबसे अधिक सेवन जो होता है वो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होता है। जैसे भारत में रोटी, ब्रेड एक आम खाने की चीज़ है, वैसे अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में गाय का मांस सबसे प्राथमिक भोजन है। तो क्या हम उन लोगों से नफरत करेंगे जो इन देशों में रहते हैं और गाय का मांस खाते हैं? मेरा तो मानना ये है कि मैं दूसरों के खाने पीने की आदतों का आदर करूं और दूसरे लोग मेरा आदर करें। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमें जो मिलेगा वो महात्मा गांधी के जीवन से है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के महानतम अहिंसक के मानने वालों में रहे हैं। गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में एक बार उनके मुसलमान दोस्त का बेटा आया। उस दोस्त के बेटे ने आते से ही बापू के पैर पकड़े और कहा, बापू नमस्ते। जैसे ही उस लड़के ने उनके पैर पकड़े, गांधी जी को याद आ गया, अरे आज तो ईद का दिन है और ये लड़का मुसलमान है। तो उन्होंने उस लड़के को कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने गले से लगाया और कहा, बेटा ईद मुबारक। और जैसे ही गांधी जी कह रहे थे ईद मुबारक, तुरंत उनके दिमाग में आया, अगर ये लड़का आज अपने घर में होता तो ये मटन खा रहा होता, मटन का आनंद ले रहा होता, क्योंकि वो मेरे आश्रम में है और हमारे यहाँ एक अतिथि को देवता समान माना जाता है, अतिथि देवो भव। तो गांधी जी ने तुरंत अपने सहकारी मित्र से कहा, देखो भाई, ये दोस्त का बेटा मेरा यहाँ आया है, ये हमारा मेहमान है, आप बाज़ार से जाकर इसके लिए आज मटन ले आइए क्योंकि आज इसके त्यौहार का दिन है। अब जैसे उस लड़के ने ये बात सुनी, उस लड़के ने तुरंत गांधी जी के पैर फिर पकड़ लिए और कहा, बापू आज के दिन मैं मटन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं आपके आश्रम में आया हूं। तो दोस्तों, एक दूसरे के साथ कैसे रहने का ये उसकी एक आदर्श मिसाल है। हम दूसरों की भावनाओं का आदर करें, दूसरे हमारे भावनाओं का आदर करें। जब हम इस आधार पे दूसरों के साथ नफरत करते हैं तो नफरत का जवाब नफरत से ही मिलेगा और उससे समाज में एक प्रकार से संकट पैदा हो सकता है।
अब एक और बात बार बार कही जाती है कि मुसलमान बहुत दकियानूसी होते हैं, अपने धर्म पर बहुत चिपके रहते हैं, वो गंदे होते हैं और साथ साथ रहते हैं। ये सब बातों में कुछ सच्चाई ज़रूर है। इस बात को मैं मानता हूँ कि आज पिछले ख़ास तौर से 25 साल से मुसलमानों की अलग अलग बस्तियाँ हो गई हैं। पर ये बस्तियाँ क्या उन्होंने चुनकर बनाई है? इज़ इट ए मैटर ऑफ देयर चॉइस? क्या उनको ऐसा लगता है कि हमने अलग ही रहना चाहिए? नहीं मित्रों, मामला कुछ उल्टा है। मामला ऐसा है कि सांप्रदायिक दंगों के कारण मुसलमान समाज के एक बड़े भाग में डर की भावना आ गई है और इस डर की भावना के कारण वे समाज की मिश्र बस्तियों में असुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी इस असुरक्षितता की भावना को दूर करने के लिए वो दंगों के बाद अपने दूसरे घरों को छोड़कर उन क्षेत्रों में घर ले लेते हैं जहां बाकी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। तो अब इसके कारण क्या होगा? अगर एक प्रकार के लोग एक जगह पर रहने लगेंगे तो उसमें प्रगतिशीलता ज़्यादा आएगी या दकियानुसीपन ज़्यादा आएगा? ये समझने के लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पहला उदाहरण हमारे बम्बई के मुम्ब्रा नाम के उपनगर का है। आप में से कुछ लोगों ने इस उपनगर का नाम सुना होगा। 1992-93 के दंगों के पहले जब मुम्ब्रा की जनसंख्या की गणना की गई तो मुम्ब्रा की जनसंख्या थी 80,000। अब दंगों के बाद जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बाद सन 2001 में जब मुम्ब्रा में जनसंख्या गणना की गई तो मुम्ब्रा में वहां की जनसंख्या थी 7 लाख। तो ख्याल कीजिए, मुम्ब्रा में ज्यादा रहने वाले लोग मुसलमान हैं। 1991 में 80,000 हैं, 2001 में वो 7 लाख हो गए। ये कैसे हुआ? क्या इन 8-9 सालों में उन्होंने बच्चे खूब पैदा किए? असंभव है। इसका वास्तविक कारण ये है कि जिन क्षेत्रों में दंगे हुए वहाँ के मुसलमानों को असुरक्षित लगा। ये असुरक्षितता की भावना समाज के बाकी लोगों में भी गई और उसके कारण बाकी मुसलमान भी इन क्षेत्रों में आने लग गए। इसका दूसरा उदाहरण है गुजरात का। गुजरात में सन 2002 को भीषण दंगे हुए। इसमें 2000 से ऊपर मुसलमान मारे गए और इसके बाद वहाँ की जो भाजपा की सरकार थी उसने न इन मुसलमानों को कोई सही मुआवजा दिया, न न्याय व्यवस्था ने इन्हें न्याय दिया। उसके कारण जो परिस्थिति बनी, आज परिस्थिति गुजरात में ये है कि दंगों के बाद करीब 5 लाख मुसलमान इस प्रकार की अलग बस्तियों में रहते हैं। अब अलग तो रहते हैं, क्या सरकार, क्या वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी उन्हें वो सुविधाएं दे रही है जो आम लोगों के लिए जीने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से ये सब सुविधाएं वहाँ से वंचित कर दी गई हैं। तो कहीं भी शून्य तो हो नहीं सकता। अगर सरकार ये सुविधाएं नहीं देगी तो कौन देगा? तो कुछ जो मूल तत्ववादी कम्युनल मुस्लिम ग्रुप हैं, वो मुस्लिम ग्रुप इन क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार की सुविधाओं को मुहैया करवा रहे हैं। अगर उन क्षेत्रों में पहले तो सभी के सभी मुसलमान रहते हैं, ऊपर से अगर सांप्रदायिक मुसलमानों के ग्रुप उनको मदद करेंगे तो इस मुसलमान समाज की मानसिकता का क्या होगा, ये आप खुद सोचिए। तो ये मानसिकता जो बनती है, कोई जानबूझकर संकुचित नहीं रहना चाहता। समाज में आज ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसके कारण कुछ लोग संकुचित हालात में जाकर संकुचित मानसिकता में जी रहे हैं।